हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसके बारे में एक एक चीजें डिटेल से समझेंगे। तो गाइस प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द बैंकिंग अवेयरनेस, और साथ ही साथ आपकी डेली अवेयरनेस के लिए भी ये वीडियो जरूरी हो सकती है। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा एक प्रकार का क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि जनरली फॉरेन एक्सचेंज में यूज होता था, लेकिन अभी करेंटली हम लोग इसको डोमेस्टिक मार्केट में भी हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो यही है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज में भी यूज होता था। जैसे आपने सुना होगा लेटर ऑफ क्रेडिट, तो लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में तो आपने अच्छे से सुना ही होगा। तो एक प्रकार का ये हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आजकल डोमेस्टिक मार्केट में भी यूज होता है। तो गाइस इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये समझेंगे, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सारी चीजें यहाँ पर चलेंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दो पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन ए है और एक पर्सन क्या है हमारे पास, बी है। तो ए हमारा क्या है, इसको पैसे की जरूरत है, यानी ये है हमारा डेप्टर, ठीक है, ये है हमारा डेप्टर। और बी क्या है, बी के पास कुछ पैसे हैं, ये है क्रेडिटर, ठीक है। अब मान लीजिए ए को जरूरत है 1 लाख रुपए की। कितने रुपए की जरूरत है, 1 लाख रुपीज की जरूरत है। तो ये गया ए बी के पास और इसने बी से कहा कि आप मुझे 1 लाख रुपए 2 मंथ्स के लिए दे दो, ठीक है। अब 2 मंथ के लिए आप मुझे ये पैसे दे दो, 2 महीने बाद ये पैसे मैं आपको वापस चुका दूंगा। लेकिन अब बी ए को तो नहीं जानता, तो वो क्या कहेगा ए से कि ठीक है मैं ये पैसे आपको दे देता हूं, लेकिन मैं एक आपको बिल बना के दूंगा। उस बिल पे आपको साइन करना पड़ेगा और मेंशन करना पड़ेगा कि 2 मंथ बाद आप वो पैसा मुझको वापस क्या कर दोगे, लौटा दोगे। तो ए एग्री कर जाता है। जो ये बिल यहां पर बनाया, किसने बनाया है, बी ने बनाया है। इसी बिल को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है समझना, इसी बिल को हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब यहां पर एक चीज समझिए कि यहां पर ये जो ए था हमारा, जिसको पैसे की जरूरत पड़ी, इस इज नोन एज एक्सेप्टर। ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर कहलाएगा। और बी जो है हमारा, ये कहलाएगा क्रेडिटर, क्योंकि ये पैसे को दे रहा है। इसके और भी नेम्स हैं, जैसे कि इसका नाम डेप्टर भी होता है, ठीक है। तो डेप्टर भी हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं ए को, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे वाली स्लाइड्स पे बात करते हैं। तो यहां पर देखिए डेफिनेशन जो हमारी बताई जा रही है बिल ऑफ एक्सचेंज की, उसको ध्यान से समझिएगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन को हम समझते हैं, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है हमारा इन राइटिंग, राइटिंग में दिया जाता है, एड्रेस्ड बाय वन पर्सन टू अनदर, साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पैसे दे रहा है उसके द्वारा ये साइन किया जाएगा। रिक्वायरिंग द पर्सन टू हुम इट इज एड्रेस्ड टू पे, और जो पर्सन डिमांड कर रहा है उसको दिया जाएगा, और वो पर्सन एग्री करेगा कि एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम के बाद एक सर्टेन सम ऑफ मनी को वो क्या कर देगा, चुका देगा, ठीक है, टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। अब वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन हो सकता है, या तो जिसने पैसा दिया है या फिर जिसका बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किसके द्वारा किया जाता है, क्रेडिटर के द्वारा, और एक्सेप्ट किसके द्वारा किया जाता है, डेप्टर के द्वारा किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर कि ये जो है टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो नेगोशिएबल एक्ट 1881, नेगोशिएबल एक्ट 1881 सेक्शन 5 के अंतर्गत आता है। एक प्रकार का ऑर्डर है यानी कि यहाँ पर जो सेलर है वो ऑर्डर कर रहा है डेप्टर को कि वो पैसा उसको वापस लौटा देगा, ठीक है गाइस। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि विच पार्टीज आर इन्वॉल्व इन दिस बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है गाइस ड्रॉअर। तो ड्रॉअर कौन होता है, मैंने आपको बताया कि वो पर्सन जो कि बिल बनाता है, या सिंपल भाषा में समझिए तो वो पर्सन जो पैसे देता है, यानी उधारी जो दे रहा है, उसको हम क्रेडिटर भी बोलेंगे, उसको हम सेलर भी बोल सकते हैं। और किसको देगा ये पैसे, बोरोअर को देता है, ठीक है। ड्रॉई कौन होता है, ड्रॉई वो पर्सन होता है, a drawee is the one to whom the bill of exchange is made, he is either a buyer or a debtor। तो जिसके लिए बिल बनाया जाता है, यानी जो बिल को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा ड्रॉई कहलाता है। इसको हम बायर या डेप्टर के नाम से भी जान सकते हैं।
पेई क्या होता है? अब देखिए यहां पर हमने समझा था कि ए था, बी था, तो ए को जरूरत पड़ी थी पैसे की, तो बी ने ए को पैसे दे दिए थे और क्या प्रॉमिस किया था ए ने बी को कि हम आपको 2 मंथ बाद पैसे चुका देंगे, तो बी ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया था। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बी ही वो पैसे ले, यहाँ पर बी किसी बियरर का भी नाम मेंशन कर सकता है जिसको वो पैसे मिल सकते हैं। तो वन हु हैज टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड द पेई। तो जो पैसे प्राप्त करता है उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? पेई बोलेंगे। एक्सेप्टर कौन होता है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है, जैसा कि यहाँ पर हमारा क्या था? ए था। अब देखिए होल्डर क्या होता है? वन हु एक्चुअली possesses द बिल इज कॉल्ड द होल्डर। तो जो एक्चुअली बिल को possess अपने पास में रखता है वही क्या कहलाता है? होल्डर कहलाता है। उसको हम ड्रॉर भी बोल सकते हैं, क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, बियरर भी बोल सकते हैं और पेई भी बोल सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो है वो कौन है? हमारा बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंडोर्सर कौन होता है? वन हु ट्रांसफर्स द राइट ऑफ पोजीशन ऑफ द बिल टू अदर पार्टी। जो पर्सन, मान लीजिए ए और बी का हम एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो बी ने किसी थर्ड सी को एंडोर्स कर दिया यहाँ पर, तो सी को एंडोर्स कर दिया, यानी अब पैसा किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। तो बी इज नोन एज द एंडोर्सर। और एंडोर्सी कौन होता है? पर्सन टू हुम द राइट ऑफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। वो व्यक्ति जिसको राइट ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर्ड हो गई, यानी यहाँ पर सी जो है वो क्या है? एंडोर्सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं गाइस कि एसेंशियल कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के। तो एसेंशियल कंपोनेंट्स में सबसे पहला बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग फॉर्म। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा किस में होना चाहिए? राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए, एक लिखित रूप में होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट। देखिए फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, लमसम अमाउंट नहीं होना चाहिए कि लगभग 5 लाख रुपए दे देंगे, लगभग 4 लाख रुपए दे देंगे, ऐसा नहीं। फिक्स लाख, अगर लिखा है 499999, तो एक फिक्स्ड अमाउंट ही यहाँ पर पे किया जाएगा। ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, किसी भी प्रकार की कंडीशंस उसमें नहीं होनी चाहिए। अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर। तो ड्रॉर के द्वारा साइन होना चाहिए। ड्रॉर कौन था हमारे केस में? बी था ड्रॉर। द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन मस्ट बी सर्टेन। तो सर्टेन होनी चाहिए, एक ड्रॉर होना चाहिए, एक ड्रॉई होना चाहिए और एक पेई होना चाहिए। अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड। तो स्टैम्प्ड होना चाहिए, यानी वो लीगली अप्रूव्ड होना चाहिए। अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन आइदर बी पेएबल ऑन डिमांड और अ फ्यूचर डेट। तो जैसा कि हमने केस में समझ रहे थे कि 2 मंथ बाद वो देने की बात हो रही है, तो दो तरीके के होंगे, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। एक डिमांड करने पर भी मिलेगा या फिर एक फ्यूचर डेट पकड़ने पर भी वो बिल ऑफ एक्सचेंज के द्वारा पैसे मिल सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस क्लासिफिकेशन की। तो इस टॉपिक को जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर उतनी इंपॉर्टेंट चीजें हमको नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहला इनलैंड बिल, यानी जो हमारे ही देश के अंतर्गत हो बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांसफर, उसको बोलते हैं इनलैंड बिल। और फॉरेन बिल्स क्या होते हैं? जो एक देश से दूसरे देश, यानी ए कंट्री से बी कंट्री की तरफ जब बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांसफर होता है तो वहां पर हम फॉरेन बिल्स का यूज करते हैं। टाइम के बेसिस से बात करें तो भी 2 प्रकार के होते हैं, टाइम डिमांड और टाइम। तो इसको साइट बिल भी बोलते हैं डिमांड वाले को, और टाइम वाले को यूजेंस बिल भी बोलते हैं। अब मान लीजिए 2 महीने की बात कर रहे थे, तो ये वाला जो हो गया ये टाइम बाउंडेड हो गया। लेकिन जब ए ने बी से पैसे उधार लिए और बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, तो उस केस में डिमांड बिल में क्या हो सकता है कि कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। बी जब डिमांड करेगा पैसे का तब ए को उस समय पे लौटाना पड़ेगा। इट इज नोन एज डिमांड बिल या फिर साइट बिल के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। तो एक होता है डॉक्यूमेंट्री बिल और एक होते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री बिल। तो दिस टाइप ऑफ बिल्स कैरीज डॉक्यूमेंट्स विद देम सेम एज रेलवे रिसिप्ट्स। तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि इंश्योरेंस रिसिप्ट रेलवे रिसिप्ट्स में होते हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट पेमेंट, पेमेंट के अगेंस्ट होता है, डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये वाले डॉक्यूमेंट्री बिल कब देने पड़ते हैं? जब इशू किए जाएंगे। और ये वाले डॉक्यूमेंट्री बिल कब देने पड़ते हैं? जब पैसे को रिलीज किया जाता है ड्रॉई के द्वारा। नेक्स्ट है क्लीन और नॉन डॉक्यूमेंट्री बिल। तो ये इज अ बिल विच इज आइदर ड्रॉन और एक्सेप्टेड विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द डॉक्यूमेंट्स। तो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के ही जब बिल का एक्सचेंज होता है, मनी का ट्रांसफर होता है, तो उनको बोलते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री बिल्स। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास क्लासिफिकेशन बाय पेमेंट। तो पेमेंट के बेसिस पर एक होता है बियरर बिल। ठीक है, अब बिल विच इज पेबल टू एनी पर्सन। मैंने बताया था आपको कि बियरर कौन? जिसका नाम लिखा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज पे। मान लीजिए ए ने बी से पैसे लिए, लेकिन पैसे किसको मिलने हैं? सी को मिलने हैं, यानी सी इज द बियरर। तो ये इस प्रकार का बिल बियरर बिल हो जाएगा। ऑर्डर बिल क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ बिल पेमेंट इज असाइन्ड टू द पर्सन हुज नेम इज रिटन एज द पेई। तो सेम वही कहानी है यहाँ पर भी कि जिसका नाम रिटन एज अ पेई लिखा होगा वो ऑर्डर बिल कहलाएगा। अदर क्लासिफिकेशन से बात करते हैं ट्रेड बिल। तो ट्रेड बिल एक कॉमन प्रकार का बिल है जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस में यूज होता है।
बायर्स और सेलर्स के बीच में। एकोमोडेशन बिल की बात करें तो एन एकोमोडेशन बिल इज ड्रॉन टू बोरो अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, इट्स मेन इंटेंशन इज टू एकोमोडेट द ड्रॉर। ठीक है, तो जनरली रेंट वगैरह के लिए जो बिल्स का एग्रीमेंट होता है उनको हम एकोमोडेशन बिल बोलते हैं। बैंक बिल जो कि बैंक के द्वारा बनाया जाता है, दिस इज टर्म्ड एज बैंक बिल। अब गाइस बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट की। तो प्रॉमिसरी नोट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। यहां पर ए और बी की ही हम बात कर रहे थे। तो ए और बी में क्या था, ए को पैसे की जरूरत थी और बी के पास पैसे थे, तो बी ने ए को पैसे दे दिए और बी ने ए से क्या ले लिया, एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया। जबकि प्रॉमिसरी नोट इसका ठीक उल्टा होता है। यहां पर प्रॉमिसरी नोट जारी करेगा जिस व्यक्ति को पैसे की जरूरत है, यानी डेप्टर इशूज द प्रॉमिसरी नोट। बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी ए प्रॉमिस करता है बी से कि मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम बाद, यानी 2 महीने 3 महीने बाद ये पैसे चुका दूंगा, तो इट इज टर्म्ड एज प्रॉमिसरी नोट। बहुत दोनों में डिफरेंस है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन इशू कर रहा था, हमारा क्रेडिटर इशू कर रहा था, और प्रॉमिसरी नोट में गाइस कौन इशू कर रहा है, हमारा डेप्टर इशू कर रहा है। तो ये आपके जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। ठीक है, तो लाइन लिखी हुई है, अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दैट कंटेन्स written promise by one party to pay another a definite sum of money either on demand or at a specific future date is termed as promissory note. The person who makes the promissory note and the promise to pay is called the maker. तो जो बनाता है, यानी इस केस में ए हमारा क्या है, प्रॉमिस मेकर है, और जिस पर्सन को पेमेंट देना होता है वो क्या कहलाता है, पेई कहलाता है। तो ये एक प्रकार का प्रॉमिसरी नोट है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, उसके बाद बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, सेम फीचर्स हैं जैसे कि हमने वहां पर पढ़े थे बिल ऑफ एक्सचेंज में। राइटिंग में होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, क्लीन और क्लियर अंडरटेकिंग होनी चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है, साइंड होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, मनी पे करने का एक प्रॉमिस यहाँ पर बियर होना चाहिए, द पेई मस्ट बी सर्टेन, एक सर्टेन पर्सन होना चाहिए, वो उसका नाम पता सब कुछ पता होना चाहिए, इट शुड बियर द रिक्वायर्ड स्टैंपिंग होनी चाहिए, यानी लीगली वो प्रूव्ड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात चली, जनरली देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं लागू होते, लेकिन जैसे आपने कहा कि 2 महीने बाद आप पैसे चुका दोगे, अब 2 महीने का टाइम भी बीत गया तो इंटरेस्ट यहाँ पर लगने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्काउंटिंग। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए, ए था और बी था। अब ए को पैसे की जरूरत पड़ी, ए गया बी के पास, ठीक है, बी ने कहा कि हम आपको पैसे दे देंगे लेकिन इसके बदले में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा है और बी ने पैसे दे दिए ए को 1 लाख रुपीस, क्योंकि ए को जरूरत थी। तो यहां पर बी के पास से पैसे चले गए और पैसे किसके पास आ गए, ए के पास आ गए, और बी के पास क्या है, अभी बिल ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन अब इस 2 महीने के केस में क्या हुआ, क्योंकि 2 महीने के लिए लिए थे पैसे ए ने, इस 2 महीने के केस में क्या हुआ, बी को पड़ गई पैसे की जरूरत। अब बी ने कहा कि मुझे 1 लाख चाहिए, लेकिन जब बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन हो चुका है कि पैसा 2 महीने बाद ही मिलेगा, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो 2 महीने से पहले बी गैदर कर ले। तो बी क्या जाएगा, बी जाएगा बैंक के पास। ठीक है, बी किसके पास जाएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, बैंक के पास जाएगा। बी कहेगा कि मैंने एक पर्सन को 1 लाख रुपए दिए हैं और इसके बदले में मैंने उससे लिया है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब मुझे जरूरत है पैसे का, तो आप एक काम करिए, आप डायरेक्ट जाके ए से 2 महीने बाद पैसे ले लीजिएगा और अभी हाल फिलहाल के लिए मुझे पैसे दे दीजिए। तो यहां पर यह हो गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन यहां पर एक चीज समझिएगा, अब बैंक कहेगा ठीक है मैं मेहनत करूंगा, मैं जाऊंगा पैसे लेने ए के पास 2 महीने बाद और मैं आपको पहले भी पैसे दे दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं आपसे कुछ फीस चार्ज करूंगा। बैंक ने कहा मैं 10% आपसे चार्ज करूंगा, यानी कि बैंक इसको देगा 90,000 रुपए। बैंक इसको कितने देगा, 90,000 रुपीज देगा और कहेगा 10,000 रुपए मेरी फीस हो गई। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा, जाएगा वहां पे ए के पास कुछ टाइम बाद, 2 महीने जब टाइम पूरा हो जाएगा, और कहेगा ये है मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज जो आपने बी को दिया था और मैं अब इससे क्या कर रहा हूं, आपसे पैसे लेने के लिए लायबल हूं। तो इट इज टर्म्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। तो आई थिंक गाइस समझ में आ गया होगा आपको व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है, एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नेगोशिएटेड, यानी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, अब ये ट्रांसफर कितने भी हो सकते हैं, जैसे मैं काफी बार एग्जांपल बता रहा हूँ कि ए को पैसे देने हैं बी को, लेकिन बी
क्या एंडोर्स कर देता है सी को कि मेरे बदले तुम पैसे ले लेना, सी कह देता है डी से तुम मेरे बदले पैसे ले लेना। तो एक चेन चलती जाती है, यानी इनॉर्मस नंबर ऑफ एंडोर्समेंट यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। तो लेकिन जो पर्सन लास्ट में जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज पहुंचेगा वही जाएगा ए के पास और वो उससे पैसे को क्या कर लेगा, गैदर कर लेगा। दिस इज टर्म्ड एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी वीडियो थी जिसमें हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में समझा, इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझे, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, एंडोर्समेंट क्या होता है, ड्रॉई क्या होता है, ड्रॉर क्या होता है, ये सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और गाइज अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम लोगों को और मोटिवेशन मिल सके और अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोग क्रिएट कर सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय, जय हिंद।